Hello and welcome, my friends, buddies, and viewers to our refined version 2.0 of Physics Class 12th. So, in episode number 7, we are ending this chapter number 2, electrostatic potential and capacitance. So, आज इस चैप्टर को हम करने जा रहे हैं खत्म. पहले की 4 वीडियोस में और अब एपिसोड 5, 6 एंड 7 में हमने चैप्टर नंबर 1 और 2 को कवर कर लेंगे. Then we will start chapter number 3, that is current electricity. In between हम किसी भी एपिसोड में इस तीनों चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को भी कवर करेंगे. So without wasting any time, let's start today's episode of this rewind version 2.0. आज का हमारा स्टार्टिंग टॉपिक है that is कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस. अब कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, कैपेसिटर एक इंस्ट्रूमेंट है, apparatus है, and the capacitance is the value or the storing capacity of the capacitor. और कैपेसिटर नाम से ही पता चलता है कि कैपेसिटर किसी चीज को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता होगा. अब कैपेसिटर जहां पर हमारे पास टर्म आती है दैट कैपेसिटर is a system of two conductors separated by insulator. insulator को हम कहेंगे डाइलेक्ट्रिक मीडियम. अब ये यूज कब किया जाता है? जब हमें इंस्टेंट एनर्जी चाहिए हो, क्योंकि ये एनर्जी को स्टोर करता है, एनर्जी को स्टोर करेगा. अगर हमें इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो ये एनर्जी वहां पर यूटिलाइज हो जाएगी. दैट इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और चार्ज. ये दो कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटेड मीडियम से बना है. अब ये जो दो कंडक्टर्स हैं हमारे पास, कंडक्टर 1 एंड कंडक्टर 2, लेट चार्ज Q1 और पोटेंशियल V1 और चार्ज माइनस Q एंड पोटेंशियल V2. सो दो कंडक्टर हैं, उनके पास चार्जेस है प्लस Q, पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों में और टोटल चार्ज 0 होगा क्योंकि एक पे प्लस है और एक पे माइनस है. इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंडक्टर में है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के ऊपर. इफ चार्ज Q is given to a pair of insulated conductors, इंसुलेशन दी हुई है, बीच में इंसुलेशन है, then it leads to increase in electric potential by V. अगर हमने एक चार्ज पेयर ऑफ इंसुलेटेड कंडक्टर को दिए हैं, पेयर ऑफ इंसुलेटेड कंडक्टर हैं ये, क्योंकि इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम है. अगर ये दिए हैं तो ये आगे बढ़कर अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ता है तो वो चार्ज के बढ़ाने पर बढ़ता है, और चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. दैट दिस फॉलोज फ्रॉम डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन फील्ड एंड चार्ज implied by Coulomb's law and superposition principle. आगे बढ़ते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस V जो है वो वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, स्मॉल चार्ज को C2 से C1 लेकर जाने में अगेंस्ट फील्ड जो पोटेंशियल V वर्क करेगा. सो जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल है दैट चार्ज अपॉन, या अगर हम कहने लगे कि जो कैपेसिटेंस है वो है चार्ज अपॉन पोटेंशियल. सिंप्लीफाइड वे में हम कहेंगे Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के, और प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हुए हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाएंगे, दैट इज नोन एज C, और C है कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर. अब कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर इंडिपेंडेंट है Q और V के. जैसे कि रेजिस्टेंस अगर हम लें तो रेजिस्टेंस की वैल्यू है V अपॉन I. तो रेजिस्टेंस ना डिपेंड करता है V पर, ना डिपेंड करता है I पर. रेजिस्टेंस डिपेंड करता है उसके ज्योमेट्री पर. ऐसे ही कैपेसिटेंस जो है वो भी डिपेंड करता है उसके ज्योमेट्री पर. कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी सिस्टम ऑफ जो टू कंडक्टर्स हैं उनकी ज्योमेट्री कैसी होगी, शेप कैसे होगा, साइज कैसा होगा. ऑल्सो नेचर डाइलेक्ट्रिक्स का कैसा है वो कैपेसिटेंस पर डिपेंड करेगा, मतलब कैपेसिटेंस उन पर डिपेंड करेगा. सराउंडिंग मीडियम कौन सा है और प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर इन द नेबरहुड क्या है ये उस पर डिपेंड करेगा. यूनिट्स की बात करें तो कैपेसिटेंस की यूनिट्स है फेरेड ऐसा यूनिट. बट फेरेड एक बड़ा यूनिट है, इसी वजह से हम इसके छोटे यूनिट्स मैक्रोफेरेड या फिर नैनोफेरेड या फिर पिकोफेरेड को यूज करते हैं.
कैपेसिटर विद फिक्स कैपेसिटेंस को इस साइन से डिनोट करते हैं, कैपेसिटर विद वेरिएबल कैपेसिटेंस को हम इस साइन से डिनोट करते हैं, जो कि एक एरो हो जाता है वेरिएबल दिखाने के लिए। अब इससे पता लगता है कि लार्ज अगर कैपेसिटेंस चाहिए है तो उसके लिए पोटेंशियल स्मॉल होना चाहिए गिवन चार्ज के लिए। कैपेसिटर अगर लार्ज कैपेसिटेंस का है तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को होल्ड कर सकता है अगर पोटेंशियल डिफरेंस बहुत कम हो। अब जो डाइलेक्ट्रिक्स है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो लगा है वो विदस्टैंड कर सकता है विदाउट ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन अगर वो हो गया तो चार्ज का फ्लो हो जाएगा वहां पर, चार्ज का फ्लो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी वहां पर। सो वो बनने की रोकने के लिए हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम को लगाते हैं। वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम 3 × 10⁶ VM वोल्ट पर मीटर को झेल सकता है। इतनी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है उसकी कि इसको झेल जाएगा। बट अगर इससे ऊपर हुआ तो वो नहीं झेल पाएगा और उसकी प्रेजेंस का असर नहीं रहेगा दोनों कंडक्टर पर। अब फॉर कैपेसिटर टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज without leaking, its capacitance should be high enough so the potential difference and hence the electric field do not exceed the breakdown limit। अगर कैपेसिटर को लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज अगर स्टोर करना है, लीक ना हो, क्योंकि लीक होगा तो वो एयर के साथ इन कॉन्टेक्ट आएगा और एयर के साथ इन कॉन्टेक्ट होके फिर से वही अपनी जो प्रोसेस है उसको चालू कर देगा। तो उसकी कैपेसिटेंस, इसको रोकने के लिए, लीकिंग को रोकने के लिए कैपेसिटेंस जो है वो इतना ज्यादा होना चाहिए और पोटेंशियल डिफरेंस इतना कम होना चाहिए ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सीड न करे ब्रेकडाउन लिमिट। जैसे कि पहले बताया 1 फेरेड बहुत बड़ा यूनिट होता है। अगर 1 फेरेड हम ना लें तो हमें, अगर 1 फेरेड जितना हम चाहिए तो हमें अर्थ साइज कैपेसिटर लेना होगा, और अर्थ साइज कैपेसिटर देख लीजिए कितना बड़ा होगा, तो ये इम्पॉसिबल है। सो हम सब यूनिट्स उसके यूज करते हैं। 1 माइक्रोफेरेड इज इक्वल टू 10⁻⁻6 फेरेड, 1 नैनोफेरेड इज इक्वल टू 10⁻⁹ फेरेड एंड 1 पिकोफेरेड इज इक्वल टू 10⁻12 फेरेड। सो मूविंग ऑन टू द अनदर टॉपिक दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब कैपेसिटर में आता है पहला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये कैपेसिटर जो होता है ये, इसमें 2 कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं और दोनों का एरिया होता है A, दोनों का एरिया होता है A। पैरेलल इनको दोनों के साइमल्टेनियस, इनके पैरेलल एक दूसरे के सामने इसको रखा जाता है और सुटेबल डिस्टेंस इन दोनों के बीच का D होता है और इन दोनों के बीच में कुछ वैक्यूम भी होता है। अब अगर A हम एरिया लेते हैं A ईच प्लेट का और सेपरेशन जो है लेते हैं वो D है, सो आउटर रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, जो कि हमने पहले ही देख रखा है, σ/2πε0 लगेगी, क्योंकि अब जो प्लस चार्ज की वजह से लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड और जो माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है वो दोनों इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है। इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो दोनों की इक्वल एंड अपोजिट है, और इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से मैग्नीट्यूड प्लस और माइनस का डिफरेंस करके बाकी मैग्नीट्यूड सेम है, दैट्स व्हाई E इज इक्वल टू 0। अब आउटर रीजन 2 में आ जाते हैं, दैट इज द लेफ्ट हैंड साइड वाला रीजन। अब उस रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इक्वल एंड अपोजिट लगेंगे, तो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। इनर रीजन, अब कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम निकालने वाले हैं तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों की दोनों एक ही डायरेक्शन में लगने वाली हैं। सो दैट्स व्हाई σ/2π प्लस σ/2π दैट इज इक्वल टू σ/2ε0 σ/2ε0 इज इक्वल टू σ/ε0। और सिग्मा को हमने पहले देखा हुआ, सिग्मा इज इक्वल टू Q/A, सिग्मा इज इक्वल टू Q/A और Q इज इक्वल टू σA, क्योंकि सिग्मा दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी जो कि यूज होने वाली है यहाँ पे। और इलेक्ट्रिक फील्ड की एक टर्म है दैट इज -dV/dr, V इज द पोटेंशियल, R इज द रेडियस। सो V इज इक्वल टू E इंटू R हम कर लेंगे। सो E जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बना है ऊपर, दैट इज σ/ε0, σ/ε0 इंटू D हम कर देंगे। सो दैट कंसिस्ट ऑफ एंड C इज इक्वल टू Q/A, C इज इक्वल टू Q/A। उसके नीचे हम रख देंगे V इज इक्वल टू सिग्मा
डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो इन दोनों को अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बनाकर रखें तो सिग्मा ए इज इक्वल टू, अच्छा क्यू और ए की जगह हमने ये रख दिया, क्यू और ए की जगह हमने ये रख दिया, ठीक है, ठीक है। सो सिग्मा ए अपॉन सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा से सिग्मा कैंसल, सो एप्सिलॉन नॉट चढ़ गया ऊपर, तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। सो दैट इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाली कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाली कैपेसिटेंस। ए एरिया है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, और डी दोनों के बीच का डिस्टेंस है, दोनों पैरेलल प्लेट के बीच का डिस्टेंस है। सो अगर हमें निकालना हो कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये फॉर्मूला लगाकर हम डायरेक्टली निकाल पाएंगे। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी व्हेन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अब डाइलेक्ट्रिक्स को डालकर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालने वाले हैं। सो नाउ वी हैव अनदर टॉपिक दैट कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक, कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक, दैट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डाइलेक्ट्रिक मीडियम के साथ अब जो कैपेसिटेंस हम निकालने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन है, जहां पर एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है, जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है पॉजिटिव सिग्मा एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी इज नेगेटिव सिग्मा। एरिया है दोनों का ए और बीच का डिस्टेंस है डी। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहले तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट थी, बट अब जो चेंज आए हैं वो डाइलेक्ट्रिक्स की वजह से आए हैं, और डाइलेक्ट्रिक्स की वजह से जो चेंज आए हैं दैट इज सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स के लिए हमारी जो सिग्मा पी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सिग्मा के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सिग्मा के। So sigma minus sigma b is also directly proportional to E electric field। अब जो हमारे पास सिग्मा माइनस सिग्मा p है वो सिग्मा अपॉन k के इक्वल आएगा, सिग्मा अपॉन k के इक्वल आएगा। अब जो E इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास वो है सिग्मा अपॉन k एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन k एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि E इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा p, सिग्मा माइनस सिग्मा पी ई इंटू एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट लगाया है हमने ताकि प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा पाए। सो फॉर वी दैट पोटेंशियल इज इक्वल टू ई इंटू डी, ई जो हम यहाँ यूज करेंगे दैट इज सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, और कैपेसिटेंस का हमें फॉर्मूला पता ही है दैट इज क्यू अपॉन वी, और सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, क्यू अपॉन ए। सो क्यू की जगह हम यूज करेंगे सिग्मा ए, क्यू की जगह सिग्मा की जगह हम यूज करेंगे क्यू अपॉन ए, और क्यू की जगह हम क्यू ही रहने देंगे, और जो पोटेंशियल हमारा है पोटेंशियल को हम ऊपर वाले फॉर्मूले से लिख लेंगे दैट इज सिग्मा इंटू डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, के एप्सिलॉन नॉट। और जो अब कैपेसिटेंस हमारा आएगा दैट इज क्यू अपॉन वी, तो क्यू का क्यू रहने देंगे, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इनटू डी की जगह हम सिग्मा की जगह हम पुट करेंगे क्यू अपॉन ए, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, तो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, ए के एप्सिलॉन नॉट और डी अपॉन ए के एप्सिलॉन नॉट नीचे आएगा, और ए के एप्सिलॉन नॉट चढ़ जाएगा ऊपर, अपॉन में डी रह जाएगा। सो दैट इज C slash capacitance with dielectrics that is equal to C slash, और C slash की वैल्यू अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो C slash इज इक्वल टू के सी, और C जो कैपेसिटेंस हमने विदाउट डाइलेक्ट्रिक्स निकाला था दैट इज एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। सो यहाँ पर जो मेन फॉर्मूला लगेगा दैट इज K इनटू C, दैट इज कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक्स। तो डाइलेक्ट्रिक्स लगते ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लग जाएगा K, डाइलेक्ट्रिक्स लगते ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लग जाएगा K, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K is the inserted between the plates of capacitor and fully occupies the
intervening region, then capacitance is equal to C is equal to Ka epsilon naught upon D. That's it, the capacitance with dielectrics. अब इफेक्ट डाइलेक्ट्रिक्स का क्या पड़ेगा कैपेसिटेंस पर, that the dielectric constant of the substance is the factor by which the capacitance increases from its vacuum value when the dielectrics is inserted fully between the प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर. जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एक सब्सटेंस का, वो फैक्टर है जिस वजह से कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा. अगर वैक्यूम है तो वो वैक्यूम रहेगा, वैक्यूम की वैल्यू रहेगी, और अगर हम डाइलेक्ट्रिक्स डालते हैं तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करने से रोकता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम. तो कैपेसिटेंस को इंक्रीज करेगा. जो नंबर ऑफ चार्ज है, नंबर ऑफ चार्ज जो स्टोर करने की वैल्यू ज्यादा हो पाएगी when we fill the capacitor plate with dielectrics. अब पहले तो हमने फुल्ली फिल करके देखा, अब करके देखते हैं पार्शली फिल. पार्शली फिल के साथ अब हम जो D को D ना लेके 3/4D ही फिल करेंगे, पार्शली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक्स फिल करेंगे. अब कंसीडर करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ पार्शली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक्स ऑफ लेंथ 3/4D विद द डिस्टेंस बिटवीन कैपेसिटर इज D. अब कंप्लीटली फिल्ड ना हो इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम में तो उसकी कैपेसिटेंस आती है, मतलब अगर डाइलेक्ट्रिक्स हो ही ना तो उसकी वैल्यू आती है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के साथ हो तो वो आती है C/Kc. और डाइलेक्ट्रिक्स मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो 1/k टाइम्स घटती है, 1/k टाइम्स घटती है अगर डाइलेक्ट्रिक्स डाले तो, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक्स डालने से इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बन पाती, इसी वजह से 1/k टाइम्स घट जाती है. और इन वैक्यूम वो होती थी E, क्योंकि वैक्यूम में तो कोई रोक ही नहीं रहा चार्जेस को इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने से. सो जो पोटेंशियल है E इंटू R, और जो V नेट बनेगा क्योंकि वैक्यूम भी है और साथ में ऑक्यूपाइड स्पेस भी है, तो वैक्यूम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती थी और उसकी वजह से पोटेंशियल बनता था, और जो डाइलेक्ट्रिक्स की वजह से 3/4 जो D इसको ऑक्यूपाइड किया हुआ है उसकी वजह से पोटेंशियल जो बनती थी, उन दोनों को ऐड करेंगे, देन वी हैव द नेट पोटेंशियल, नेट कैपेसिटेंस बोलना चाहिए. तो दोनों को ऐड करते हैं तो वैक्यूम में जो है पोटेंशियल E इंटू आर, दैट इज ER होता था. तो R तो हमारे पास अब 1/4D हो गया है. 1/4D इसलिए हो गया क्योंकि 3/4 ऑक्यूपाइड है, 3/4 ऑक्यूपाइड है, तो 1/4 पार्ट रिमेनिंग है वैक्यूम में. और जो डाइलेक्ट्रिक्स में है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी दैट E/K इंटू 3/4D. ठीक है. अब ED/4 प्लस 3ED/K4 या 4K लिखना चाहिए. अब 4 और 4 को हमने कॉमन ले लिया और K को हम न्यूमरेटर में ले गए, तो KED प्लस 3ED/4K. सो अब हमने कॉमन ले लिया, ED कॉमन ले लिया, तो ED इंटू K प्लस 3/4K, सो दैट इज ED/4 को भी कॉमन ले लिया तो K प्लस 3/K हो गया. और हमने न्यूमरेटर से भी कॉमन ले लिया, डिनोमिनेटर से भी कॉमन ले लिया, तो ED/4 दैट इज 1 प्लस 3/K, 1 प्लस 3/K. और जो कैपेसिटेंस है वो चार्ज अपॉन पोटेंशियल है, तो चार्ज के नीचे पोटेंशियल की वैल्यू रख देंगे, तो दैट इज कैपेसिटेंस. सो Q/ED/4 इंटू 1 प्लस 3/K. So extending that we have as E is equal to सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और Q जो है सिग्मा A, तो सिग्मा A और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. E और जो Q की वैल्यू है या जो सिग्मा की वैल्यू है वो हम वहां पुट कर देंगे. सो by substituting the equation 3 and 2 in equation 1 we have sigma A upon epsilon naught into D/4 into 1 plus 3/K. सो इन सबको सब्सटीट्यूट करने के बाद हमारे पास कुछ वैल्यूज ऐसी बनने वाली हैं दैट C0 इज इक्वल टू 4A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D इंटू 1 प्लस 3/K, 1 plus 3/K. So that is the value when we place a partially filled dielectric medium of dielectric constant K, the capacitance of parallel plate capacitor, that is
given by C is equal to 4A epsilon naught D upon 1 upon 3 upon K into 1 upon 3 upon K. 1 plus 3 upon K. D into 1 upon 3 1 plus 3 upon K. So that is the capacitance C naught. और जो C है वो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है, तो एप्सिलॉन नॉट A D को हम C से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो C नॉट इज इक्वल टू C इंटू 4 अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन K. तो C नॉट डायरेक्टली 4C के जनरली 4C के हो सकता है, और अपॉन में K plus 3 बन जाएगा. So that is the capacitance when we place a partially filled dielectric medium into the parallel plate capacitor. So D यहाँ पर हमारे पास सेपरेशन डिस्टेंस है और बाकी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज है, K कांस्टेंट है. नाउ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट इन कैपेसिटर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट है या फिर इलेक्ट्रिक इंडक्शन है, वो डिफाइन करते हैं कि चार्ज पर यूनिट एरिया उससे चार्ज पर यूनिट एरिया जितना डिस्प्लेस हुआ अक्रॉस द लेयर ऑफ कंडक्टर प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड. जो कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में है उसकी हर एक लेयर में जितना चार्ज पर यूनिट एरिया से डिस्प्लेस हुआ उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट इन कैपेसिटर. कैपिटल डी से इसको हम डिनोट करेंगे. यूनिट्स इसके कूलाम पर मीटर क्यूब है, कूलाम पर मीटर -2 है. एंड डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी. ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है, एंड पी इज द पोलराइजेशन. So we have another topic, that is capacitor combination. दो कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर होते हैं, इन सीरीज, इन पैरेलल. सो देयर आवर नेक्स्ट टॉपिक. कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन में हम सीरीज और पैरेलल दो कॉम्बिनेशन करने वाले हैं. सो स्टार्टिंग विद सीरीज कॉम्बिनेशन, एज वी नो दैट सीरीज कॉम्बिनेशन में हम एक दूसरे को सीरीज में जोड़ते हैं. तो हम कैपेसिटर प्लेट्स को सीरीज में जोड़ेंगे. कैपेसिटर प्लेट की पॉजिटिव प्लेट होगी, एक नेगेटिव प्लेट होगी. सो पॉजिटिव टर्मिनल मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, तो नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव से जुड़ेगा. सीरीज ऐसे होती है. पैरेलल में हम एक दूसरे को प्लेट्स को एक दूसरे के पैरेलल प्लेस करते हैं. तो यहाँ पर हम पहले कंसिडर करेंगे 2 पैरेलल प्लेट्स. देन उसको एक बैटरी से हम कनेक्ट कर देंगे. Consider 2 parallel plates joined to each other in series such that the negative terminal of the first capacitor attached to positive terminal of other capacitor. और दोनों को हम एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे. अब बैटरी से कनेक्ट करने के बाद हमें ये पता है कि सीरीज में चार्ज थ्रू आउट द सर्किट सेम रहता है, क्योंकि चार्ज का जाने का एक ही रास्ता है. अगर 2 रास्ते होते तो चार्ज डिवाइड हो जाता, बट अगर रास्ता एक ही है तो चार्ज सेम रहेगा. तो charge would flow until the net charge on both C1 C2 is 0. चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक नेट चार्ज दोनों कैपेसिटर प्लेट 1 कैपेसिटर प्लेट 2 पर 0 ना हो जाए. और नो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कंडक्टर कनेक्टिंग C1 एंड C2. चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक नेट चार्ज दोनों पर 0 ना हो जाए और इलेक्ट्रिक फील्ड जो दोनों को कनेक्ट कर रही है वो भी ना के बराबर रह जाए. ऐसे करने पर C1 के पास पोटेंशियल है V1 और C2 के पास पोटेंशियल है V2. के पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, दोनों में पोटेंशियल होगा अलग अलग ही होगा, क्योंकि कैपेसिटर प्लेट अलग अलग है तो पोटेंशियल अलग अलग होगा. अब जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप है अक्रॉस कॉम्बिनेशन जो हमने सीरीज में करा है वो सम होगा, बिकॉज पोटेंशियल के भी 2 रास्ते हैं. तो वी नेट हमारे पास जो होगा V1 प्लस V2 और V हम उसकी इक्वल रखते हैं चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस जो नेट कैपेसिटेंस होगी वो चार्ज अपॉन में पोटेंशियल के इक्वल होगी. जो चार्ज और पोटेंशियल है तो दोनों का पोटेंशियल अलग अलग होगा,
दोनों का पोटेंशियल अलग अलग होगा तो हमारे पास V इज इक्वल टू Q अपॉन C1, जो C1 है कैपेसिटेंस 1 है, एंड प्लस Q अपॉन C2 जो कैपेसिटेंस है C2 वो दूसरे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है। देन V अपॉन Q, क्योंकि V अपॉन Q, अब हम V अपॉन Q कर लेंगे बिकॉज दिस इज द कैपेसिटेंस, और Q अपॉन Q, क्योंकि उधर भी Q डिनोमिनेटर में डिवाइड होगा और यहाँ पे डिवाइड होगा तो Q और Q कैंसल आउट हो जाएंगे, तो V अपॉन Q दैट इज C। तो C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस है कॉम्बिनेशन की 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। अगर दो कैपेसिटर एक सीरीज में जुड़े हुए हैं तो दैट्स द फॉर्मूला टू फाइंड द नेट कैपेसिटेंस। अगर दो या दो से ज्यादा हैं, दो से ज्यादा हैं, आई थिंक दो से ज्यादा हैं, तो दो या दो से ज्यादा हैं तो ये फॉर्मूला यूज हो सकता है। अगर दो हैं तो इस फॉर्मूले को ना यूज करते हुए हम C इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2 वो ऐड कर सकते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ टू कैपेसिटर इन सीरीज। जनरलाइज फॉर्म में हम इसको यूज कर सकते हैं अगर दो ही हैं। दो से ज्यादा है तो हम ये फॉर्मूला ऊपर वाला यूज कर पाएंगे, बट अगर दो ही है सो कैलकुलेशन को फास्टर करने के लिए हम इस फॉर्मूले को कंसिडर कर जाएंगे। अब n नंबर ऑफ कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, सेम कैपेसिटेंस इज प्लेस्ड इन द नेट कैपेसिटेंस इज, अगर सेम नंबर ऑफ कैपेसिटर हैं n टाइम्स सीरीज में जो प्लेस किए गए हैं तो नेट कैपेसिटेंस होगी हमारे पास 1/C1 इज इक्वल टू 1/C1, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 टिल देन 1/Cn, 1/Cn। तो 1/C इज इक्वल टू n/C, और C नॉट इज इक्वल टू C अपॉन n। तो जो नई कैपेसिटेंस बनेगी वो n टाइम्स जो पुरानी वाली कैपेसिटेंस थी उसके इक्वल आएगी। नाउ वी हैव कंसीडर द टू पैरेलल प्लेट्स जॉइंड टू ईच अदर इन पैरेलल में अब जुड़ी है, तो पॉजिटिव का टर्मिनल पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है और नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, और दोनों को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। और चार्ज अब सेम नहीं है थ्रू आउट, क्योंकि चार्ज के बाद अब दो रास्ते हैं, चार्ज के पास अब दो रास्ते हैं, या तो वो कैपेसिटर प्लेट 1 पर जाएगा या फिर कैपेसिटर प्लेट 2 पर जाएगा। अब दो रास्ते हैं उसके पास, तो दो रास्ते हैं तो चार्ज सेम नहीं रहेगा, और चार्ज अगर सेम नहीं रहेगा तो चार्ज डिफर करेगा, कैपेसिटर 1 पर रहेगा Q1, कैपेसिटर 2 पर रहेगा Q2। अब इन दिस केस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, इन दिस केस अब पोटेंशियल सेम हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप अब दोनों का नहीं रहेगा, क्योंकि अब सीरीज में नहीं है तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं रहेगा, और पोटेंशियल ड्रॉप नहीं रहेगा तो Q1 इक्वल होगा C1V, क्योंकि V इस बार चेंज नहीं हो रहा, और Q2 रहेगा, इस बार Q चेंज हो रहा है तो Q2 रहेगा C2V। एज अब जो नेट चार्ज हमारे पास है वो Q1 और Q2 को ऐड करने से बनेगा, सो Q इज इक्वल टू CV एंड Q1 इज इक्वल टू C1V प्लस Q2 इज इक्वल टू C2V। अब CV और V वहां से कॉमन लेने के बाद C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो ये अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, इन द केस ऑफ रेजिस्टेंस अगर हमारे पास जो फॉर्मूला आता था वहां पर पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद हमारे पास रेसिप्रोकल में आता था दैट 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 टिल 1/Rm, बट यहाँ पर सीरीज में ही आ रहा है कि 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 टिल 1/Cn। और जो रेजिस्टेंस के केस में अगर हम चले सीरीज में तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, और यहाँ पर जो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 है, ये पैरेलल के केस में आ रहा है, तो रेजिस्टेंस का डायरेक्ट उल्टा केस कैपेसिटेंस में यूज हो रहा है। जनरली यहाँ फॉर्मूले याद रखने के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से आ सकते हैं हमारे पास। अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर हैं जो कि पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो हमारे पास नेट कैपेसिटेंस कितनी होगी, दैट C नॉट इज इक्वल टू C1 प्लस C2, दैट्स Cn तक होगी, और C नॉट जो होगा वो n टाइम्स द एक्चुअल कैपेसिटेंस होने वाला है। अब जो है एनर्जी स्टोर्ड, क्योंकि एनर्जी स्टोर करने के लिए हमने कैपेसिटर के इंस्ट्रूमेंट को बनाया है, एनर्जी स्टोर्ड अब जितनी कैपेसिटर करेगा
तो वो हम निकाल लेंगे। एज वेल एज एनर्जी डेंसिटी एक टर्म है, उसको भी हम निकाल लेंगे। सो दैट्स द टॉपिक एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। कैपेसिटर को हमने एनर्जी स्टोर करने के लिए ही बनाया है। तो आप देखेंगे एनर्जी कितनी स्टोर कर सकता है एक सिंपल कैपेसिटर। तो एक कैपेसिटर का हमने मॉडल लिया है जहाँ पर पॉजिटिव क्यू एक प्लेट है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। प्लेट नंबर 1 इज पॉजिटिवली चार्ज एंड प्लेट नंबर 2 इज नेगेटिवली चार्ज। सो कंसिडर करिए हुई हमने प्लेट कैपेसिटर को कंसिडर करा हुआ है, और अगर उसमें से एक स्मॉल चार्ज हम पॉजिटिव क्यू लेते हैं और अदर प्लेट से हम एक चार्ज लेते हैं, स्मॉल चार्ज पॉजिटिव क्यू टू द अदर प्लेट, उसको हमने प्लस क्यू से नेगेटिव क्यू की तरफ पहुंचाना है, एंड हेंस द पॉजिटिव क्यू एंड नेगेटिव क्यू असाइंड ऑन द टू प्लेट्स। वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज, पॉजिटिव क्यू चार्ज को अगर हमने लेकर जाना है टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज प्लेट तो हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो द वर्क डन इज इक्वल टू डी डब्ल्यू, कि छोटा वर्क डन करेंगे हम, और वर्क डन अगर जो होगा वो होगा चार्ज इनटू में पोटेंशियल, चार्ज इनटू में पोटेंशियल। सो द चार्ज इज इक्वल टू, चार्ज इज इक्वल टू, या पोटेंशियल जो होता है वो पोटेंशियल इज इक्वल टू ई इंटू डी, ई इंटू डी। और जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी, और सिग्मा की जो वैल्यू हम रखेंगे दैट इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन ए रखते हैं सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इनटू में डी जो है डिस्टेंस है जितना कि दोनों प्लेट्स के बीच में है, तो ये पोटेंशियल हो गया। इसी को हम चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो चार्ज है डी क्यू, तो डी क्यू चार्ज जो मल्टीप्लाई हो गया पूरे पोटेंशियल से, दैट इज इक्वल टू, या पोटेंशियल से मल्टीप्लाई हो गया। सो अब पूरे वर्क डन के लिए हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, पूरे वर्क के लिए हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास डी जो है डिस्टेंस जो डी है हमारे पास वो बाहर आ जाएगा, ए एरिया जो प्लेट का है वो बाहर आ जाएगा, और एप्सिलॉन नॉट जो परमिटिविटी है वो बाहर आ जाएगी। 0 से क्यू तक हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। क्यू डैश हमारे पास चार्ज है और डी क्यू भी हमारे पास चार्ज है। सो डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश का स्क्वायर अपॉन में 2, और 0 से इसको हम 2 की तरफ 0 से क्यू की तरफ इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब इसको इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास जो वर्क डन है वो एनर्जी में चेंज होगा इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, एंड दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि एनर्जी स्टोर्ड होगी उस कैपेसिटर में। इन टर्म्स ऑफ एनर्जी वी हैव यू इज इक्वल टू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, जो कि क्यू स्क्वायर अपॉन 2 से मल्टीप्लाई भी होगा। अब इसकी कुछ और टर्म्स भी हैं, क्योंकि यू को हम थोड़ा सा इसके टर्म में डिफरेंस करके किसी और के इक्वल भी रख सकते हैं, यानी कि किसी और टर्म में भी इसको मोल्ड कर सकते हैं, थोड़ा सा मोल्डिंग कर सकते हैं इसकी। सो सी हमें पता है कि ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी है, और यहाँ जो यूज हुआ है वो सी का उल्टा है, यहाँ जो यूज हुआ है वो सी का उल्टा है, डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट यूज हुआ है। एज वेल एज सी जो है वो क्यू अपॉन वी भी होता है, और क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर वी स्क्वायर होता है। सो जो क्यू स्क्वायर है उसकी जगह हम रखेंगे अगर सी स्क्वायर वी स्क्वायर रख दी, और सी की जगह है हमने ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी रख दी, सो यू जो है वो क्यू स्क्वायर अपॉन सी बनेगा, क्यू स्क्वायर अपॉन, क्योंकि क्यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर अगर हमने सी की वैल्यू क्यू स्क्वायर की वैल्यू अगर हमने रखी तो दैट इज इक्वल टू सी स्क्वायर वी स्क्वायर, और आई थिंक दैट सम कंफ्यूजन कि हमने c की जो वैल्यू रखी है वो q अपॉन v रखी है। सो q इज इक्वल टू सी वी, q इज इक्वल टू सी वी, क्यू स्क्वायर सी स्क्वायर वी स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर अपॉन सी हाफ सी स्क्वायर इसलिए हुआ है, तो u इज इक्वल टू हाफ सी स्क्वायर। अनदर फॉर्मूला, अगर हमने u को वहीं पुट करते हुए क्यू स्क्वायर को मतलब क्यू स्क्वायर की जगह सी स्क्वायर वी स्क्वायर रख दिया, तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर से अपॉन में जो सी है वो कैंसिल हो जाएगा सी से, और सी स्क्वायर से तो सी हो जाएगा लेकिन वी स्क्वायर तो वी स्क्वायर हो जाएगा, तो हाफ सी वी स्क्वायर ये वैल्यू बन जाएगी। अब जो सी है वो क्यू अपॉन वी भी है, तो जो वी स्क्वायर वहां बचा
उसकी जगह हमने सी की जगह सी वी स्क्वायर है तो सी की जगह हमने रखा क्यू अपॉन वी से वी स्क्वायर कटा तो हाफ क्यू वी, ये फॉर्मूला बन जाएगा। और ऊपर वाली टर्म से जो हमने यूज किया था वो अपॉन में है, अपॉन में सी है तो अपॉन में सी यानी कि अपॉन में दैट इज, क्योंकि 1/2 है ना, 1/c होना चाहिए था। सो सी को हम इधर ले गए क्योंकि ये पहला वाला फॉर्मूला यूज किया ना, 1/2 इसलिए आया क्योंकि 2 नीचे था पहले 1/2, और ये डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी का उल्टा है, तो उल्टा लेने की बजाय हमने अपॉन 1/c कर दिया और 2 को बाहर ले गया उस टर्म से। सो दैट इज द होल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, यू से हम इसको डिनोट करते हैं। अब एनर्जी डेंसिटी की बात आती है। एनर्जी डेंसिटी होती है टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए हम एरिया इनटू में डी करते हैं और जो डी है वो डिस्टेंस है, बीच का प्लेट्स का डिस्टेंस है। अब यू में जो वॉल्यूम यूज होता है, यू लेते हैं तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डी एप्सिलॉन नॉट, इनटू में जो वॉल्यूम अब यूज होगा, वो ए इंटू डी होगा, जिसकी वजह से फॉर्मूला बन जाएगा एनर्जी डेंसिटी का क्यू स्क्वायर अपॉन 2 a² एप्सिलॉन नॉट। अब ए एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, अगर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर भी कर देते हैं तो ये मोल्ड हो जाएगा एक अनदर फॉर्मूले में। एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर करने के लिए हम ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2 a² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू जो ई है वो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट होता है, और अगर ई स्क्वायर कर दे तो क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इंटू में एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। सो यही हुआ यहाँ पर, जो एनर्जी डेंसिटी है वो बन गई हाफ ई नॉट ई स्क्वायर, यानी कि एप्सिलॉन नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। सो दैट्स द समराइजेशन ऑफ दिस वीडियो। वन मोर टॉपिक एक रह गया हमारा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को जरा हम समझ लेते हैं। सो जो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, अगर एक सी वैक्यूम पे कैपेसिटी कंडेंसर हमें लिखा हुआ है, वैक्यूम में है, जिसके बीच में वैक्यूम है या एयर है बिटवीन द प्लेट्स, जो सी डाइलेक्ट्रिक है वो कैपेसिटी है डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स की, डाइलेक्ट्रिक की बिटवीन द प्लेट्स। जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है वो डिफाइन करता है सी जो कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक्स की है, और अपॉन जो डाइलेक्ट्रिक्स में जो कैपेसिटेंस वैक्यूम में है। सो डाइलेक्ट्रिक्स डालने के बाद जो हमारी कैपेसिटेंस है अपॉन में जो डाइलेक्ट्रिक्स विदाउट यानी कि वैक्यूम में जो हमारी कैपेसिटेंस है वो कितनी है, उस दोनों की रेशियो है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स भी कहते हैं, या फिर रिलेटिव परमिटिविटी के नाम से भी इसको हम जानते हैं। So that's the summarization of this chapter number 2, electrostatic potential and capacitance. I hope you all will understand the whole chapter covered in these 3 episodes of the Rewind version 2.0 and enjoying the rocky schedule of PCM class 12th. Thank you so much.